हाय स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 पाठ है 8। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। इस पाठ पर आप सीखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, सेना गठन कैसे किया गया, 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थीं, भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का स्वरूप किस प्रकार था, और अंतिम बिंदु है ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में परिवर्तन से भारतीयों को क्या लाभ मिला, इससे क्या लाभ मिला। तो इस पाठ पर जो भी अभ्यास कार्य आए हुए हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये है अभ्यास प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नंबर 1 है महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी, तो कब हुई थी? 1858 ईस्वी। इसको आप ऐसे टिक कर देंगे 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया था, तो इसका सौंपा गया था आपको कर देना है यहाँ पर 1858 के अधिनियम द्वारा। तीसरा है प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई, तो 1865 ईस्वी में मद्रास में। चौथा प्रश्न है भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था, तो भारत सचिव है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। आपको 4 भर देना है इस खालिस्तान में। दूसरा है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ खालिस्तान में भर देंगे आप, केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। तीसरा है 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु तो 19 वर्ष की गई थी। चौथा है लॉर्ड रिपन के द्वारा वुड के प्रस्ताव को क्रियान्वयन करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। अर्थात कहने का मतलब है 1 नंबर में आपको 4 भरना है, 2 खालिस्तान में केवल इंग्लैंड, तीसरे वाले में 19 वर्ष और चौथे वाले में हंटर भरना है। अब हम चर्चा करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला है किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया था, तो अधिनियम था वही 1858 ईस्वी का। तो उत्तर 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा, तो उत्तर है इसका 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की चर्चा। लघुत्तरीय प्रश्न है, इसका पहला महारानी की घोषणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अपनी घोषणा में महारानी ने कहा था कि अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। दूसरा बिंदु था न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। इसका तीसरा बिंदु था भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। चौथा बिंदु भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। पांचवा बिंदु भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। अगला प्रश्न है 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए थे, तो 1861 ईस्वी के अधिनियम में भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित गईं। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थीं, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च था। जो प्रांत है आज की डेट में जो राज्य होते हैं, तो इसी तरह पहले भी थे और उनका सर्वोच्च अधिकारी होता था गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न है
तीसरा, 1857 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक विभाजन का वर्णन कीजिए। तो 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 ईस्वी के अधिनियम में से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नई व्यवस्था आरंभ हुई। प्रांतों में विधान परिषदें गठित हुई। 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय स्टाम्प विधि व न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। अब हम दीर्घोत्तरी की चर्चा करते हैं। 1858 ईस्वी के अधिनियम में लिए गए निर्णय बताइए। इसका उत्तर है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को लागू करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। इसका पहले, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। भारतीय प्रशासन में नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उनकी परिषद का निर्माण किया गया। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अगला प्रश्न है, सेना के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप लिखिए। तो इसका उत्तर है, भारत में पुनः सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सके, इसलिए भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सकें। इसी उद्देश्य से सेना में इस प्रकार परिवर्तन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में मिला लिया गया। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां आरंभ कर दी गईं। सेना में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसी रेजिमेंटों का गठन किया गया ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत न हो सके। भारतीयों को लड़ाकू एवं गैर लड़ाकू जैसे दो वर्गों में बांट दिया गया। इंग्लैंड की सेना के पदाधिकारी एवं सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। सन 1861 ईस्वी के पश्चात जिला परिषद एवं नगर पालिका जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप 1865 ईस्वी में मद्रास में, 1867 में पंजाब में तथा 1868 में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका स्थापित की गई। आगे चलकर नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने का अवसर प्रदान किया गया। इससे एक ओर जहां नगर पालिकाओं को आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को बल मिला। 1881 से 82 में एक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि की गई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 1857 ईस्वी के बाद भारतीय संशोधनों के पूर्ण दोहन एवं शोषण की नई प्रवृत्ति को अपनाया गया। भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर ली गई। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियों भारत में स्थापित की गईं तथा भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थीं। इन नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के मध्य आय का बंटवारा कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक क्षेत्र में भारत का विकास पूर्ण रूप से रुक गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजी शिक्षा की पहल की जा चुकी थी
1854 ईस्वी में वुड प्रस्ताव में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया गया था। इसी प्रस्ताव में अध्यापकों के प्रशिक्षण का सुझाव भी था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वुड प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया। इसमें प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था तथा विद्यार्थियों को मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालय की संबद्धता एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार अध्यापकों को नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। तो इसी तरह ये दोस्तों ये अभ्यास कार्य का जो पाठ है समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।